कल अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी सीखे थे। चलो एक सवाल करते हैं, फिर होमवर्क पे चलते हैं। एक सवाल आ जाओ भाई, क्या करते हैं अपन, एक सवाल करते हैं फिर अपन होमवर्क पे चलते हैं। आर त्रिज्या का ठोस कुचालक गोला असमान रूप से आवेशित है, जिसका आवेश घनत्व डेल्टा नॉट इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन आर है, जहां डेल्टा नॉट एक नियतांक है। इसको सही करके देखो पहले तो भाई, ये आपको इक्वेशन दी गई है, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा नॉट अपॉन आर, जहां डेल्टा नॉट कांस्टेंट है, आर गोले के केंद्र से दूरी है, गोले के केंद्र से r1 दूरी पर, जहां r1 लेस देन कैपिटल R है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा सवाल समझिए, ठीक है, इस टाइप के बहुत सवाल होते हैं। ये देखो अभी तक अपन ने ठोस गोला पढ़ा था लेकिन एक समान रूप से आवेशित, ठोस गोला पढ़ा था लेकिन एक समान रूप से आवेशित, ठीक है। तो उसके लिए अंदर जो फील्ड आई थी बेटा, अपनी इनसाइड फील्ड कितनी आई थी, ये इनसाइड इक्वल टू रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, कब, जब गोला एक समान रूप से आवेशित था तब। अब क्या है, गोला असमान रूप से आवेशित है, आवेश एक समान नहीं है, ठीक है। तो देखो ये हमारा गोला है थोड़ा सा और बड़ा गोला बना लेते हैं अपन। ये हमारा गोला है, क्या है यार, ठीक है। इसके केंद्र से r दूरी पर, r1 दूरी पर एक बिंदु है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। कितनी दूरी पर बिंदु है बेटा, केंद्र से r1 दूरी पर, यहां पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट P पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसकी दूरी कितनी है बेटा, r1 है, r1, ठीक है। तो अपन वही कहानी लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, तो अपन लिखते हैं E वेक्टर डॉट A वेक्टर इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाता है E A cos ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E A क्या होगा बेटा, गॉसी पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, गॉसी पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब गॉसी पृष्ठ हम कहां पर लेंगे, यहां से ही गुजरता हुआ, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है, गॉसी पृष्ठ को हम वहीं से पास कराते हैं, बगल, ठीक है। ये हमारा गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस, जिसकी त्रिज्या कितनी है, r1। तो 4 पाई r1 स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर हमें q एनक्लोज्ड का वैल्यू लिखना है। किसका वैल्यू लिखना है बेटा, q एनक्लोज्ड। इस गॉसियन सरफेस के अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर बंद आवेश, इस गॉसियन सरफेस के अंदर बंद आवेश लिखना है, ठीक है। तो वैसे पहले डेंसिटी कांस्टेंट होती थी बेटा, तो हम आवेश क्या लिख देते थे, रो इंटू भी, लेकिन यहाँ पर रो लगातार बदल रहा है, भी क्या होता था, आयतन, गॉसी सतह के अंदर बंद आयतन, तो हम लिख देते थे रो, और आयतन क्या लिख देते थे 4 पाई बाई 3 r1 क्यूब, ठीक है। इस तरीके से हम गॉसी सतह के अंदर बंद आवेश लिख देते थे। लेकिन बेटा यहाँ पर देखना, आवेश घनत्व लगातार बदल रहा है, आवेश घनत्व एक समान नहीं है, आवेश घनत्व एक समान नहीं है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, आवेश इसके अंदर बंद कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में पहले दूसरे लेक्चर में ही अपन ने इसकी बात की थी कि देखो रो अपन ऐसे लिख लेते हैं, रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीवी, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, रो इंटू डीवी। अगर अपन को कुल आवेश ज्ञात करना है तो उसको इंटीग्रेट कर देते थे, इंटीग्रेट लिमिट कहां से कहां तक डाल देंगे, हमें यहां तक का आवेश बंद करना है तो लिमिट लगा देते थे बेटा, ये 0 से यहां पर r इज इक्वल टू 0 होगा, और यहां पर r इज इक्वल टू कितना होगा, r1 होगा। तो 0 से लेके r1 तक हम लिमिट लगा देंगे, ठीक है, r1 तक। अब dv की वैल्यू क्या होती थी, तो सर dv की वैल्यू हम लिखते थे dv इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर dr। मैंने आपको बताया था सर कैसे हुआ ये, तो हमने कहा देखो v इज इक्वल टू कितना होता है 4 पाई बाई 3 अपॉन इंटू r क्यू। इसका अवकलन करेंगे तो v का अवकलन कितना हो गया, dv 4 पाई बाई 3 कांस्टेंट है, और r क्यू का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 3 आगे आया, तो 3r स्क्वायर इंटू dr, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाता था, तो dv की वैल्यू कितनी आ जाती थी बेटा, 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। ये dv की वैल्यू हो गई। और आपको रो की वैल्यू कितनी गिवन है, रो की जगह आपको डेल्टा दिया गया है, और इसकी वैल्यू है डेल्टा नॉट अपॉन r, ठीक है। घनत्व को यहाँ पर डेल्टा से प्रदर्शित किया गया, कोई दिक्कत नहीं है, संकेत है बेटा, किसी भी चीज से प्रदर्शित कर दो। ध्यान से सुनना, अच्छा सवाल है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को खा जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, q इज इक्वल टू इंटीग्रल, रो की जगह डेल्टा लिखेंगे, जिसकी वैल्यू एक्चुअली कितनी है, डेल्टा नॉट अपॉन r है, और dv की वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर dr है, 4 पाई r स्क्वायर dr है। और लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे भाई, लिमिट लगाएंगे 0 से लेके r1 तक, 0 से लेके r1 तक। तो एक r से r कैंसिल आउट हो गया बेटा, एक r से r कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से हमें q की वैल्यू मिलेगी, q इज इक्वल टू, इसमें से देखो डेल्टा नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, हां सर 4 पाई कांस्टेंट है, r बचा, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया बेटा, r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, लिमिट 0 से लेके r1 तक। तो ये फाइनली वैल्यू लिमिट लगाने के बाद आ जाएगी डेल्टा नॉट 4 पाई अपॉन 2 r1 स्क्वायर। लिमिट लगाई है बेटा मैंने इंटीग्रेशन की, तो ये हमें q की वैल्यू मिल गई। q किसमें बंद बेटा, इसके अंदर बंद आवेश, गॉसियन पृष्ठ के अंदर बंद आवेश बेटा हमें मिल गया है। तो बस ये वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर कितनी आई वैल्यू है 4 पाई, ठीक है, डेल्टा नॉट r1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, काटा कूटा मचा भाई साहब, तो 4 पाई से 4 पाई उड़ी बाबा, r1 स्क्वायर से r1 स्क्वायर उड़ी बाबा। ओह क्या प्यारा रिजल्ट आया, ओह स्वाद रिजल्ट आया बेटा, स्वाद। तो e इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, ये ऊपर डेल्टा नॉट कांस्टेंट है, अपॉन में कितना आया 2 एप्सिलॉन नॉट, डेल्टा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये अपना आंसर हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो देखो बेटा हमें ये काम एक्स्ट्रा करना पड़ा यहाँ पर, क्योंकि गोला एक समान रूप से आवेशित नहीं था, एक समान रूप से आवेशित गोला नहीं था, तो हमें ये काम अलग से करना पड़ा। और ये अपन ने पहले दूसरे लेक्चर में भी, किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक के पहले दूसरे लेक्चर में ही सीखा था, ठीक है। अपन ने क्या पढ़ा था, रेखीय आवेश घनत्व अपन क्या लिखते थे, dq अपॉन dl, है ना। पृष्ठ आवेश घनत्व अपन लिखते थे dq अपॉन da, आयतन आवेश घनत्व अपन रो इक्वल टू क्या लिखते थे, dq अपॉन dv लिखते थे ना बेटा ऐसे, ठीक है। तो ऊपर वाली चीजें तो बेटा साइड इन्फॉर्मेशन है। तो मुझे उम्मीद है सवाल अच्छा था, सवाल आपको क्लियर होगा। अब आप जल्दी से बताओ होमवर्क कौन कौन से बताने हैं, और सोच समझ के बताना बेटा। देखो बहुत सारे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं क्लास में, जो मैंने पीवाईक्यू में से होमवर्क दिए थे, वो आप बताइए कौन कौन से मुझे बताने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन तो अपन पहले कर चुके हैं, क्या सभी बता दूं बेटा। सवाल में लिखा है प्रिंसी यादव, आपने पूछा कि सर हमें कैसे पता चला कि घनत्व लगातार बदल रहा है। बेटा इस सवाल में लिखा है देखो, असमरूप आवेशित, है ना। हम क्या पढ़ते थे, एक समान रूप से आवेशित,
हमने जब हेडिंग लिखवाई थी बेटा गोले की जो क्लास में पढ़ा था वो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था, जे के लिए तो है ही है। वो था एक समान आवेशित हम कहते थे, इसमें लिखा है असमरूप आवेशित। और फिर यहाँ पर देखो जो आवेश घनत्व आपको दिया गया है ना डेल्टा या रो, इसी को हम रो कहते थे, ये आर का फलन है, बदल रहा है बेटा दूरी के साथ, दूरी के साथ बदल रहा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर सभी बता दो, कुछ कह रहे हैं कि सर हमने सब कर लिए, ऐसे हैं बालक। तो देखो जल्दी जल्दी देखते चलो। वैसे ये सवाल मैं करवा चुका हूं क्लास में, ये सवाल क्लास में करवा चुका हूं। फिर भी देखो कि प्रदर्शित चित्र में 5 आवेश हैं, तो इस अभिविन्यास के लिए सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, तो फाई इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोले तो जो अंदर वाला आवेश बंद है वो, तो अंदर कितना आवेश बंद है 5 और 1 6 माइनस 2 4, तो 4 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 4 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये कर लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने, ये करवा चुका हूं भाई। अब देखो ये वाला भी मैं करवा चुका हूं सवाल, और ऐसे तो हमने थ्योरी में भी कई करवाए थे, डन इन क्लास। जब मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा था ना तब भी इसमें हमने कई सवाल कराए थे। फिर एक सवाल और अच्छा कराया था जिसमें हमें इंटीग्रेशन करना पड़ गया था, जिसमें हमें क्या करना पड़ गया था बेटा इंटीग्रेशन। तो ये सवाल भी मैं आपको करवा चुका हूं। क्या बताऊं क्या इसको, बता दूं, आओ। आकाश में उपस्थित विद्युत क्षेत्र E बराबर 2x I कैप न्यूटन पर कूलम है। चित्र के अनुसार आकाश में 2 मीटर भुजा का एक घन रख दिया गया है, इस घन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। तो देखो विद्युत क्षेत्र देखो किस दिशा में, तो सर विद्युत क्षेत्र है 2x I कैप, x दिशा में विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर हमने विद्युत क्षेत्र कितना मान लिया E1, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हमने कितना मान लिया बेटा E2, ठीक है। यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश इधर होगा और इस सतह का क्षेत्रफल सदिश इधर होगा। क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर होता है, कहाँ होता है बेटा बाहर की ओर। यहाँ पर x बराबर कितना है 2, और यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 4। सर 4 कैसे, तो हमने कहा देखो ये वाली दूरी 2 है और ये वाली भी 2 है, 2 और 2 4। हम सवाल हल कर रहे हैं भाई, सवाल हल कर रहे हैं तो ध्यान देना, अभी फैलना मत। तो देखो पहली सतह से संबंधित फ्लक्स हम कितना कह देते हैं बेटा phi 1, और दूसरी सतह से संबंधित फ्लक्स को मैं बोल देता हूं phi 2। तो phi 1 और phi 2 की वैल्यू निकालते हैं। तो phi 1 इज इक्वल टू E1 into A into cos of 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो E1 की वैल्यू देखो कितनी हो गई, यहाँ से E1 लिखें, E की वैल्यू कितनी दी गई आपको, E का परिमाण है बेटा 2x, दिशा है +x। तो E1 कितना हो गया, E1 हो गया 2 into 2 इस जगह पर। तो E1 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 4। E2 की वैल्यू कितनी है, E2 की वैल्यू देखो हम इसको 2 into x लिखेंगे, यहाँ पर x का मान कितना है 4। तो E2 इज इक्वल टू 2 into 4 कितना हो गया भाई साहब 8 हो गया, कितना हो गया भाई साहब 8 हो गया, ठीक है। तो ये मान कितना हो गया 4, एरिया कितना हो जाएगा, ये घन है बेटा, एक घन रखा है, तो घन की अगर भुजा की लंबाई 2 है, घन की भुजा की लंबाई 2 है, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 4, है ना। इस पृष्ठ का एरिया, इस पृष्ठ का एरिया कितना हो जाएगा बेटा 4, इस पृष्ठ का भी एरिया कितना हो जाएगा बेटा, एरिया की वैल्यू हो जाएगी, भुजा का वर्ग होता है 2 का वर्ग कितना हो गया 4, है ना। एक घन की एक प्रश्न ना वर्ग होता है बेटा, क्या होता है वर्ग। बेटा ये लेक्चर ना आज का और कल का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अपन ने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं ना, अब सवाल कैसे आते हैं और कैसे उनको हल करते हैं हम वो सीख रहे हैं। cos 180 की वैल्यू -1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा -8। ये phi 1 हो गया, phi 2 लिखे हम, तो E वेक्टर डॉट A वेक्टर होगा, तो E2 A cos थीटा, cos थीटा, थीटा कितना है 0 है, थीटा कितना है बेटा 0 है ना। हम ऐसे लिखते हैं ना बेटा phi इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर, तो इसको लिख लेते हैं E A cos थीटा। तो E2 एरिया है A cos 0, यहाँ पर एंगल 0 क्यों, E2 इधर है A भी इधर है, ठीक है, एंगल 0। यहाँ पर एंगल 180 क्यों था, E1 प्लस x में है, एरिया वेक्टर -x में, तो इनके बीच एंगल कितना हुआ 180 डिग्री विपरीत थे। कैसे थे बेटा विपरीत। तो E2 की वैल्यू कितनी है भाई साहब, E2 की वैल्यू आई थी 4 दूनी 8, एरिया कितना है 4, cos 0 की वैल्यू कितनी 1, तो 8 चौका 32, तो phi नेट कितना हो गया, phi नेट इज इक्वल टू phi 1 प्लस phi 2। phi 1 की वैल्यू कितनी है बेटा -8, phi 2 की वैल्यू कितनी है 32, तो ये कितना आ गया 24। आंसर कितना आ गया बेटा 24, -16 आएगा, अच्छा हाँ -16 आएगा, -16 प्लस 32 इज इक्वल टू कितना हो गया प्लस का 16, प्लस का 16, ठीक है ओके, है ना। आंसर बेटा खोपचे में लिखे रहते हैं चेक करने के लिए, प्लस का 16 लिखा हुआ है। अब देखो A तथा B त्रिज्या के दो आवेशित सुचालक गोले आपस में एक चालक तार से जोड़े गए हैं, उनके मध्य आवेशों का अनुपात क्या होगा, उनके मध्य आवेशों का अनुपात, ठीक है। तो देखो नया आवेश पहले वाले गोले पर हमने क्या लिखा था कि कुल आवेश Q1 प्लस Q2 बटे कुल त्रिज्या A प्लस B है ना। सूत्र देखो, सूत्र किसी भी गोले पर तार से जोड़ने के बाद आवेश कितना आता था, तो हम लिखते थे Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय कुल त्रिज्या R1 प्लस R2, कल ही सिखाया था ये कॉन्सेप्ट, इनटू गोले की त्रिज्या, गोले की रेडियस। तो यहाँ पर रेडियस कितनी दी गई है, R1 R2 नहीं है, एक की रेडियस A है, दूसरे की रेडियस कितनी है बेटा B। तो Q1 लिखें अपन, मतलब A रेडियस वाले गोले पर आवेश, तो ये कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय कुल त्रिज्या R1 प्लस R2 त्रिज्याओं का योग, इनटू इसी गोले की त्रिज्या कितनी A। अब हम लिखें आवेश किस पर, उस गोले पर जिसकी त्रिज्या B है, अंतिम आवेश तार से जोड़ने के बाद उस गोले पर आवेश जिसकी त्रिज्या कितनी है B है, तो उसकी वैल्यू हो जाती है Q1 प्लस Q2 बटे त्रिज्या का योग A प्लस B इनटू उसी गोले की त्रिज्या जिस पर हम आवेश निकाल रहे हैं। तो B त्रिज्या के गोले पर आवेश निकाल रहे हैं, तो हमें इनका अनुपात चाहिए, इनका अनुपात निकालेंगे भाई साहब, तो यो विल कैंसिल आउट, A अपॉन B आंसर आ जाएगा। कितना आसान है, कल सिखाया था बेटा ये कॉन्सेप्ट, ओके वेरी गुड वेरी गुड, सीखते चलो सीखते चलो। अब देखो जो कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं बेटा उनमें गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखो एक विद्युत क्षेत्र E सदिश बराबर इतना है, किसी 4 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के पृष्ठ जिसका इकाई सदिश इतना दिया हुआ है से गुजरता है, तो इस पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो देखो फाई वेक्टर, फाई अपन फ्लक्स इक्वल टू लिखते हैं E वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, E वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। अब आपको E वेक्टर सीधे सीधे दिया है दिन दहाड़े, E वेक्टर कितना दिया गया है आपको 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप डिवाइडेड बाय √6। और एरिया वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो एरिया सदिश लिखेंगे हम, एरिया का परिमाण इनटू इकाई सदिश इनटू एरिया का इकाई सदिश, ऐसे लिख देते थे। किसी राशि को हमें सदिश बनाना होता था तो हम इकाई सदिश का उपयोग करते थे, तो सदिश इज इक्वल टू परिमाण गुणा इकाई सदिश, परिमाण गुणा इकाई सदिश, ठीक है। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू परिमाण कितना इसका 4 है, और इकाई सदिश कितना दिया है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय √6। तो एरिया वेक्टर ई वेक्टर हमें दोनों का वैल्यू पता चल गया है, फाई निकालना है, तो फाई निकालने के लिए हमें ई वेक्टर डॉट ये करना है, तो 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप डिवाइडेड बाय √6
डॉट क्या बेटा डॉट एरिया वेक्टर कितना ये 4 इंटू 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय √6 अब देखो भाई साहब इसमें से जो कांस्टेंट है बाहर बुला लो 4 कांस्टेंट है ठीक है रूट से इंटू रूट से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इधर गुणा कर दो तो डॉट गुणनफल कैसे करते हैं आई वाले का आई वाले से जे वाले का जे वाले से के वाले का के वाले से तो आई वाले से करोगे कितना आ गया 4 जे वाले का से करोगे कितना आ गया 6 के वाले से करोगे कितना आ गया 8 इनको ऐड कर लो 4 से 8 सही लिखा ना। हाँ कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप समझदार हैं बेटा बड़े बच्चे हो गए हो यू गाइस आर नॉट छोटे बच्चे 6 4 10 8 18 ऐसा पहली बार हुआ है 17 18 सालों में। फ्लक्स की इकाई वेबर होती है या ये जो लिखी हुई है वोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स वोल्ट मीटर ठीक है। तो आंसर कितना आ गया भाई साहब 12 आ गया। 0 1 खेल जाओ बेटा 0 1 खेल जाओ। एक बालक लिख रहा है मैं समझ नहीं आ रहा है और बच्चे हुए बालक आंसर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं आंसर देखो दो समान चालक गोले पी व एस दोनों समान आवेश ये तो बेटा बिल्कुल आसान है ये बताने की जरूरत है क्या ये हम सवाल हम क्लास में करवा चुके हैं और ऐसे हमने कई सवाल किए थे। आई थिंक ये बताने की आवश्यकता तो नहीं होगी। अरे जल्दी बोलो डन ना है ना डन इन क्लास। देखो ये एक समान गोले है जब एक समान गोलों को हम तार से जोड़ते हैं या स्पर्श कराते हैं तो इन पर आवेश आधा आधा बढ़ जाता है। एक समान गोलों को हम तार से जोड़ते हैं स्पर्श कराते हैं तो आवेश कैसा जुड़ जाता है आधा आधा। क्यों देखो एक समान गोले हैं तो इसकी भी त्रिज्या r दूसरा भी एक समान गोला है तो उसकी भी त्रिज्या r। तो जो हम नया आवेश लिखते थे जैसे q1 डैश लिखें तो q1 + q2 डिवाइडेड बाय r1 + r2 इनटू पहले गोले की त्रिज्या। अगर आप त्रिज्या बराबर है मान लीजिए r1 = r2 है इसको हम r मान लेते हैं। अगर त्रिज्या बराबर है तो q1 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी q1 + q2 डिवाइडेड बाय r + r इनटू r। तो ये कितना हो गया q1 + q2 डिवाइडेड बाय 2r इनटू r r से r बेकार तो ये वैल्यू आ गई q1 + q2 डिवाइडेड बाय 2। कुल आवेश का आधा आधा बढ़ जाता है। देखो ये कितना आ गया कुल आवेश का आधा आ गया। दूसरे गोले पर भी हम निकालें q2 डैश तो अपन क्या लिखेंगे वही q1 + q2 डिवाइड बाय त्रिज्या बराबर है तो r + r इनटू r त्रिज्या बराबर है तो q1 + q2 डिवाइडेड बाय 2r इनटू r से r कट गया इस पर भी आवेश कितना आ गया q1 + q2 डिवाइड बाय 2। अगर एक समान गोले हैं उनको हम आपस में टच कराएं या तार से जोड़ें तो अंतिम आवेश प्रारंभिक आवेश का आधा आधा हो जाता है। कुल आवेश कितना है q1 + q2 प्रारंभ में इस पर आवेश q1 इस पर आवेश q2 तो टच कराने के बाद इस पर आवेश होगा कुल आवेश का आधा इस पर भी आवेश क्या हो जाता है कुल आवेश का आधा। समझे बेटा राधा क्लास में वैसे कराया हुआ है सवाल बेटा देखो इसमें कुछ नहीं है ना ये भी शायद मैंने क्लास में कराया है क्या। अच्छा वैसे बना दो इसमें मैंने हिंट लिख के दिया था हमें इनका अनुपात चाहिए भाई साहब हमें क्या चाहिए इनका अनुपात चाहिए। तो जब हम इनका अनुपात निकालेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स और स्थिर विद्युत बल का अनुपात कूलाम बल और स्थिर विद्युत बल का अनुपात तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ ई × ई स्क्वायर बोले तो 1.6 × 10⁻⁻19 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी का वैल्यू 6.67 × 10⁻11 लिख के भेजा था। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है और प्रोटॉन का मास मैं भूल गया याद आ गया 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। बस इसको हल कर लेना ऑर्डर पूछा है किस ऑर्डर की आएगा किस कोटि का ये अनुपात आएगा ठीक है। के की वैल्यू रखी ई इंटू ई स्क्वायर मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना भाई साहब ये क्या है इलेक्ट्रॉन का मास ये क्या है पीरोटॉन का मास बी बॉम्बे आंसर आ रहा है ओके वेरी गुड बहुत सवाल करना है। अब देखो ये सवाल है ना कुछ मैंने आपको वही होमवर्क दिए थे जो आप कर सकें इजीली। यस बेटा ऐसे पेपर आते हैं 2024 क्या रॉन्ग बेटा मैंने कुछ वैल्यू गलत लिख दिया प्रोटीन ही बोल देते जो कि बेटा क्या क्या गड़बड़ है जल्दी बोलो कृष्णा मैंने कोई वैल्यू गलत लिख दी के यो गया। अब ये भी तो बताओ बेटा भाई जल्दी कहां पर या सॉर रॉन्ग लिखे जा रहे हो क्या मतलब कोई हाँ कोटि का मतलब बेटा 10 की घात बतानी है 10 की घात में आंसर क्या आएगा बेटा ये प्रैक्टिस से आएगा आपको ये पता नहीं चलता है ना ये पता नहीं चलता है ना तो आपको प्रैक्टिस से आएगा बेटा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है पगलेटों एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है मास अलग अलग होते हैं ठीक है सर। अरे पगलेटो क्या तुम इसको सॉल्व करो यार कैसी बातें करते हो बेवकूफ क्वेश्चन से रिपीट कर दो क्लास में करवा चुका हूं ऑलरेडी लिखा हुआ डन इन क्लास। अब एक एक सवाल को 36 बार करवाते हैं तुम्हारे लिए। अब ये कह रहा है कि रॉन्ग बता रहे हैं भैया मैं फंडा बताया इसको ये लग रहा होगा कि सर दोनों पर आवेश बराबर है क्यू तो भाई क्यू अगर बराबर है तो मान लिख लेना Q1 का भी मान क्यू है इसका भी मान क्यू दिया इसका भी मान क्यू दिया वैल्यू आपको पुट करनी है गधे। आप सवाल पढ़ के वैल्यू पुट नहीं कर पाएगा मैं इन जनरल बताया हूं। अब Q1 की वैल्यू कभी 50 दे रहा है कभी 60 दे रहा है तो वैल्यू पुट कर लेना। ये सोच रहा होगा कि सर ने रॉन्ग बता दिया ये समान आवेश है Q1 Q2 बराबर है भाई तो Q1 की जगह क्यू पुट करना Q2 की जगह क्यू पुट करना गंचक्कर बेवकूफ 1% का दिमाग नहीं लगा सकते। ये कह रहा है कि जैसे हमने Q1 Q2 लेके चलिए जनरल यही लेके हमने सॉल्व किया था। अब सवाल में बेटा इसका समान आवेश दिया इसका भी मान क्यू दिया इसका भी मान क्यू दिया तो सवाल में जो मान दिया वो पुट करना है। अब जो तीसरा गोला है वो तो अनावेशित है तीसरा गोला अनावेशित है तो उसमें एक गोले पर आवेश होगा Q1 होगा Q2 0 हो जाएगा यार। आंसर रॉन्ग है तो बेटा सही कर लेना सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं तुम यार कसम से
ये मतलब समझ नहीं आता कि वही वाला है, ये अपनी शादी के लिए लड़की देखने जाएंगे, लड़की है ना, लड़की देखने जाएंगे। तो भाई अगर लड़की शादी से पहले जब देखने जाएंगे उसने पीले कपड़े पहने हुए, पीले, और जिस दिन शादी हो रही होगी, जिस दिन शादी हो रही होगी, अगर उसने लाल कपड़े पहन लिए, लाल लाल, तो ये कहेंगे वहां पर स्टेज पर बैठ के कि रॉन्ग लड़की है, रॉन्ग लड़की। हम जब देखने गए थे वो दिखाई गई थी, वो पीले कपड़े पहनी थी, पीले कपड़े, ये तो लाल वाली है, लाल कपड़े वाली है, ये हमारी पत्नी नहीं है, हम इससे शादी नहीं करेंगे, रॉन्ग लड़की है, रॉन्ग। अरे गधों, हो सकता है कल वो हरे पहन ले, तुम शादी करके घर लाओ, कल वो हरे पहन ले तो भगा दोगे क्या उसको कि नहीं नहीं हम तो लाल वाली, जैसे हम शादी करके आए थे वो लाल कपड़े पहनती थी। कितने घन चक्कर हो, टाइम बर्बाद करवाते हो। ये क्या लिख रहा है, रॉन्ग आर्मी, बेटा रॉन्ग आर्मी नहीं, तुम ये लिखो कि तुम अपना भविष्य बर्बाद आर्मी, भविष्य बर्बाद करने वाली आदमी, आर्मी बेवकूफ। आइए, एक अनंत लंबे धनावेश से सीधे धागे का रेखीय आवेश घनत्व इतना है, रेखीय आवेश घनत्व। एक इलेक्ट्रॉन तार की लंबाई के अनुदिश अक्ष के अनुदिश वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। ग्राफ जो कि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के फलन के रूप में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की भिन्नता सही ढंग से दर्शाए। एक इलेक्ट्रॉन तार की लंबाई के अनुदिश, तार की लंबाई के अनुदिश नहीं, एक इलेक्ट्रॉन तार की अक्ष के अनुदिश, एक इलेक्ट्रॉन तार की अक्ष के अनुदिश, अनुदिश भी नहीं, तार के, यार लैंग्वेज गलत लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन तार के सापेक्ष, ऐसे लिखो, एक इलेक्ट्रॉन तार के सापेक्ष, मैं अभी समझाता हूं, तार के सापेक्ष वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, तार के सापेक्ष बेटा वृत्ताकार पथ में घूम रहा है। तो बेटा सीखो, ये हमारे पास एक तार है, ठीक है, हमारे पास क्या एक तार है, इस पर धनावेशित, धनावेश है इस पर, ठीक है, इस पर कैसा है, धनावेश है ना, और जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा, लैम्डा। अब बेटा यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा, वृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है ना, ऐसे है ना, एक तार है बेटा, ऐसे तार है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूम सकता है। अब जरा बताना कि जो इलेक्ट्रॉन है इस पर बल किस दिशा में लगेगा, हमने यहाँ पर रखा क्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है भाई, तो इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल किस दिशा में लगेगा, तो सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बनानी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में होती है, ये धनावेशित तार है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती है, ई, और ई की वैल्यू कितनी होती है, 2k लैम्डा अपॉन आर, 2k लैम्डा अपॉन आर, ये ई की वैल्यू होती है। तो इस पर बल किस दिशा में लगेगा, प्लस एक्स में या माइनस एक्स में, प्लस एक्स में या माइनस एक्स में। तो हम कहेंगे देखो, धन आवेश पर जो बल लगता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भाई इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो धन आवेश पर बल इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही लगता है, ठीक है। अगर ऋण आवेश है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इधर है, तो अगर ऋण आवेश होता है तो ऋण आवेश पर बेटा बल इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत लगता है। हम जो भी नियम याद रखते हैं वो किसके लिए रखते हैं, धन आवेश के लिए, और फिर ऋण आवेश के लिए उल्टा कर देते हैं। तो धन आवेश पर जो बल लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगता है, चाहो तो उसको नोट कर लेना, अगर पता नहीं हो तो नोट कर लेना कि धन आवेश पर बल इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगता है। ये हम कहें धन आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलता है। अगर धन आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चल रहा है तो इसका मतलब धन आवेश पर बल इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही लग रहा है, ऋण आवेश के लिए उल्टा। तो इधर हम देखें इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इधर है, इस तरफ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा बेटा वो इधर लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब एक कण क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, तो वृत्तीय गति में एक नया बल आ जाता है जिसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं, वृत्तीय गति का बल, उसका मान कितना होता है, ऐसे एफसी लिख देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। साम्य अवस्था में बेटा अपन क्या कहेंगे, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये बराबर होगा किसके, अपकेंद्रीय बल के, है ना, वृत्तीय गति का बल 11वीं क्लास में शायद सुनाओ कि वृत्तीय गति में बल लगता है ना, mv²/r। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो गया, ये q इंटू ई हो जाता है, और ये बल कितना हो जाता है, mv²/r हो जाता है। q की जगह कितना लोगे बेटा, e, क्योंकि आवेश इलेक्ट्रॉन है, और e की जगह बेटा कितना 2k लैम्डा अपॉन r इज इक्वल टू mv²/r। तो बेटा अगर हम गौर से देखें तो r से r विल कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट तो यहाँ से mv² की वैल्यू आपको मिल गई है, mv² इज इक्वल टू 2k e लैम्डा। अब हमें गतिज ऊर्जा के बारे में बताना है, गतिज ऊर्जा की चर्चा करनी है। तो अगर हम इसमें 1/2 से भाग दे दें और मतलब गुणा कर दें, और यहाँ भी 1/2 से गुणा कर दें, दोनों साइड हमने 1/2 से गुणा किया, ऐसा हम कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने इस साइड 1/2 से गुणा किया तो ये क्या बन गया है बेटा, गतिज ऊर्जा, ये काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 2 से 2 गया तो ये k e लैम्डा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, k e लैम्डा हो गई है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी आप देखेंगे कांस्टेंट है, ठीक है, k कांस्टेंट होता है 9 × 10⁻⁹, e कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, ये सारी चीज कांस्टेंट है, इसका मतलब गतिज ऊर्जा नियत है। अब हमें ग्राफ देखना है, हमें पता चल गया काइनेटिक एनर्जी कैसी है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाला ग्राफ r के साथ बदल ही नहीं रही है, सेकंड वन इज द करेक्ट, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये 11वीं क्लास का वृत्तीय गति और 12वीं क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक मिक्स करके एक सवाल था, ठीक है, और बड़ा आसान। रेखीय आवेश के बारे में हम जानते हैं, विद्युत क्षेत्र दूर की तरफ होगा, ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगेगा, बल कहां लगेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत। और वृत्तीय गति होती तो केंद्रीय बल लगता है, बस दोनों को बराबर किया, अपने आप ही mv² आ गया, हमने दिमाग लगाया कि हाफ से गुणा कर दें तो ही काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू k e लैम्डा व्हिच इज कांस्टेंट, व्हिच इज कांस्टेंट। अब देखो ये अच्छा सवाल, ये अच्छा सवाल है ना, ध्यान से देखना। एक समान पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा s है ना, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है कि एक अनंत समतल आवेशित चादर xy तल में रखी है, xy तल में रखी गई है, ठीक है। दूसरा एक समान रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा e है ना, रेखीय आवेश घनत्व का अनंत लंबाई का सीधा रेखीय आवेश 0,0,2 पर चादर के आवेश के कारण, नहीं, रेखीय आवेश y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर z बराबर 4 मीटर तल पर रखा गया है। यदि परिमाणिक मान है, परिमाणिक मान सिग्मा s मतलब पृष्ठ आवेश घनत्व 2 गुना है रेखीय आवेश घनत्व के, तब बिंदु 0,0,2 पर चादर के
आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण तथा रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के परिमाण का अनुपात इतना है तो n का मान बताइए, है ना। जो सवाल थोड़े ऐसे हो सकते थे ना कि कंफ्यूजिंग, तो मैंने आपको होमवर्क में दिया नहीं कि मैं खुद करवाऊंगा क्लास में, मैं खुद करवाऊंगा, तभी आप सीखोगे, तभी आप सीखो। देखो रिपीट कर रहा हूं कि आप कोशिश करोगे तो दो चीजें हो सकती हैं, और मैं बड़ा स्पष्ट तौर से कह रहा हूं कि जो लोग कोशिश करेंगे उनको या तो सफलता मिलेगी, सफलता, या असफलता, है ना। सभी लोग सिलेक्ट नहीं हो जाते हैं, है ना। मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा कि ऐसा करोगे हम सब लोग को सिलेक्ट करवा देंगे। कैसे भैया, सीट 17,000 है और हिंदी मीडियम में 20-25,000 बच्चे पढ़ते हैं, है ना। कैसे करवा देंगे सब लोग को सिलेक्ट, कैसे हो जाओ सब लोग सिलेक्ट। हाँ, लेकिन यह कि आप अगर चीजों को सीख जाओगे तो कहीं ना कहीं काम आएगा, आपको स्टेट का कॉलेज मिल जाएगा, है ना, या और दूसरे अच्छे कॉलेजेस हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है, अगर सीखोगे तो, है ना। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो दो संभावना है, दो आउटकम हो सकते हैं, तो आपको सफलता मिलेगी या आपको असफलता मिलेगी। दोनों का स्वागत करना चाहिए अगर आपने मेहनत किया है, क्योंकि जो मेहनत है ना वो कहीं ना कहीं जाके अपना रंग दिखाती है। मेहनत कहीं ना कहीं आपका साथ जरूर देगी। दूसरा, कोशिश नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे तो केवल एक ही संभावना है, असफलता। मैं पढ़ाई की ही बात नहीं कर रहा हूं, जीवन में कोई भी काम, आप दुकान खोलने का कोशिश कर रहे हैं, मान लो, अब आप दुकान खोलेंगे तो दो संभावना है, या तो आपकी दुकान सफल हो जाएगी, दुकान चलने लगेगी, या नहीं चलेगी। अब दुकान खोलोगे ही नहीं तो एक ही चीज तो चलेगी नहीं। आपको स्कूल की कोई लड़की पसंद है मान लो, है ना, तो आप उसके घर वालों से बात करोगे, कॉलेज में, स्कूल में नहीं खेलना, कॉलेज में फाइनल ईयर में जब शादी करने का उम्र आ जाए, है ना, या ऑफिस में कहीं मान लो ऐसा, जब आप नौकरी कर रहे हैं तो आप उसके घर वालों से बात करने की कोशिश करोगे, तो दो संभावना होगी, या तो वो मान जाएंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन आप कोशिश ही नहीं करोगे तो कहां से मान जाएंगे। तब तो एक ही ऑप्शन बचेगा, असफल होना। तो मैं पढ़ाई में नहीं कह रहा हूं, जीवन में कोई भी काम आप करने जाएंगे, कोशिश करेंगे तो सफलता असफलता दोनों की संभावना है, कोशिश नहीं करेंगे तो सिर्फ एक ही संभावना है, असफलता। चलो, अब जैसे ऐसे बहुत बड़ी लैंग्वेज लिखी है, ऐसा वैसा तो लगता है कितना कठिन सवाल है, आइए कितना कठिन सवाल है, लेकिन सवाल लप्पू सा है, जैसे लप्पू सा। अब देखो, मैं इसको बाई अक्ष मान लेता हूं इधर, और इसको मान लेता हूं बेटा मैं एक्स अक्ष, और इसको मान लेता हूं जेड अक्ष। अपन बदल सकते हैं, एक्स वाई जेड अक्ष अपन बदल सकते हैं, अपने मन से ले सकते हैं। वो इसलिए कि हम 2D में चीजें ठीक ठीक बना पाए। तो हमने इसको मान लिया बेटा वाई अक्ष, इसको मान लिया एक्स अक्ष। तो आपकी जो शीट रखी हुई है, चादर रखी हुई है, चादर रखी हुई है ऐसे। शीट समझ के कैसे रखी है, एक्स वाई तल में। ये आपका वाई अक्ष है, ये आपका एक्स अक्ष, शीट ऐसे रखी है, ऐसे एक्स वाई हमने लिया इधर, ये एक्स वाई तल में शीट रखी हुई है ऐसे, समझ लो भाई साहब, ऐसे। ये वाई अक्ष और बाहर वाली मैंने एक्स ले ली, है ना, एक्स वाई तल में। इसको मैं कह रहा हूं जेड अक्ष, दिस इज जेड अक्ष, ठीक है। अब इसलिए क्योंकि जेड अक्ष पर जेड बराबर 4 सेंटीमीटर पर एक तार रखा है जो आवेशित है, एक तार रखा है यहाँ पर जेड इज इक्वल टू कितना है, जेड बराबर 4 है, जेड बराबर 4 पर, है ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बेटा, 4 है, 4। ये एक समान रूप से आवेशित तार है। बस फोटो बन गया ना, मैंने कहा जो अच्छे सवाल होते हैं फोटो बना लो, काम खत्म, फोटो बना लो, सवाल हल हो गया। अब देखो, आपको एक रिलेशन और दिया गया है, सिग्मा इज इक्वल टू 2 लैम्डा, सिग्मा इक्वल टू 2 लैम्डा आपको दिया गया है। अब हमें चर्चा करनी है, बातचीत करनी है इस पॉइंट पर, जिसके निर्देशांक 0,0,2 है, मतलब जेड निर्देशांक कितना है, 2 है, यहाँ पर जेड बराबर 2, जेड इज इक्वल टू 2। पहला निर्देशांक एक्स का होगा है, दूसरा वाई का, तीसरा जेड का। तो एक्स में 0 जाना है, वाई में 0 जाना है, जेड पर कितना चलना है, 2 चलना है। गणित के विद्यार्थी हो आप लोग, है ना, तो इतनी चीजें समझते हो। चलिए, अब हम विद्युत क्षेत्र बनाना। तो बेटा जो चादर होती है, चादर के कारण, शीट के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो नियत होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ मास्टर याद आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है। तो ई किसके कारण बेटा, शीट के कारण, इसकी वैल्यू कितनी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है। और ई का मान हम इसके कारण देखें, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का होगा बेटा दूर की ओर, और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज, रेखीय आवेश का पॉजिटिव चार्ज का होगा दूर की ओर। तो ई रेखीय आवेश के कारण, लीनियर चार्ज के कारण, ये होती है 2k लैम्डा अपॉन आर। अब हमें इनका अनुपात निकालना है, क्या निकालना है बेटा, अनुपात, ठीक है। ये ई एल है ना, ये लैम्डा एल होगा रेखीय आवेश का, है ना, ये लैम्डा एल रेखीय आवेश का, लीनियर चार्ज का। हमें इनका अनुपात निकालना है, किसका अनुपात, चादर के कारण और रेखीय आवेश के कारण। तो चादर कारण ई किसके कारण बेटा, शीट के कारण। तो ई किसका, शीट का। सभी फॉर्मूले पता है अपन को, सभी कॉन्सेप्ट पता है। ई लाइन चार्ज का, हमें शीट की फील्ड आती है, ये सब परसों ही पढ़ी थी। लाइन चार्ज की फील्ड आती है, ये सब 2 बार पढ़ चुके हैं, एक बार स्टार्टिंग में पढ़ी थी और एक बार गॉस के नियम से हमने पढ़ी थी और कहा था कि बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ये 2k लैम्डा अपॉन आर की वैल्यू कितनी, 2 है ना, हम बाद में पुट कर देंगे। तो सिग्मा आर अपॉन 2 × 2 4 एप्सिलॉन नॉट के। अच्छा, जब इसको मैं ऐसे लिख लूं क्या, के का मान रख दूं, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ये लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, के का मान रखने के बाद बेटा, ठीक है। देखो ई किसके लिए, लाइन चार्ज के कारण कितना होता है, 2k लैम्डा अपॉन आर होता है, के का मान रखेंगे तो 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इससे ये गया कितना आया, 2, तो लैम्डा को अपन एप्सिलॉन नॉट के पदों में लिख लेते हैं, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो देखो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ऊपर चला गया, इंटू सिग्मा बटे में क्या बचा, लैम्डा इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 एप्सिलॉन नॉट से 2 एप्सिलॉन नॉट उड़ी बाबा, इधर क्या बचा है, पाई, यहाँ क्या बचा बेटा, पाई, ठीक है। आर का मान कितना है, 2। तो इसका जो अनुपात है, ई किसका, शीट का अपॉन ई किसका, लाइन चार्ज का, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, आर की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू सिग्मा अपॉन डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा की जगह क्या लिख सकते हैं, नहीं सिग्मा की जगह क्या लिख लो, 2, सिग्मा की जगह लिख लो बेटा 2 लैम्डा। मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल में दिया गया सिग्मा इक्वल टू 2 लैम्डा, तो सिग्मा की जगह हमने क्या लिख लिया भाई साहब, 2 लैम्डा, ठीक है। ये आर सिग्मा अपॉन लैम्डा, तो सिग्मा की जगह 2 लैम्डा लिख लिया अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा से लैम्डा उड़ी बाबा, ये कितना आ गया, 4, और यहाँ पर एक पाई और था ऊपर, क्या था, पाई, 2 कहाँ से यार, क्या कर रहे हो, चलो एक बार लिख लो, पाई आर सिग्मा अपॉन लैम्डा।
तो देखो पाई आर का मान कितना है 2 है, सिग्मा का मान 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट गया तो ये कितना आ गया पाई इंटू 4, पाई इंटू 4। अब सवाल में ये कह रहे हैं ये पाई रूट एन इंटू 1 है। सवाल में ऐसा कह रहा है कि इसका जो मान है हमारे पास ये मान आया है, ये मान आया है। अब कितना आया 4 पाई आया है। सवाल में कह रहा है ये है पाई रूट एन के बराबर। सवाल में ये कह रहे हैं हमारा जो अनुपात आया है ना वो 4 पाई 1 आया है, 4 पाई अपॉन 1। ये 4 पाई बटे में कुछ नहीं है तो बटे में हम 1 मान लेंगे, 4 पाई बटे में कितना मान लेंगे 1। और ये अनुपात क्या कह रहा है इतना है, तो अपना जो आया है मान, अपना जो मान आया है उसको हम इसके बराबर कर देंगे, इसके बराबर पाई रूट एन बटे 1 के। अब यहाँ से एन का मान निकाल लो, पाई से पाई गया, इसका वर्ग कर दो तो ये हो गया 16 इज इक्वल टू एन। तो एन का वैल्यू कितना आ गया 16 आंसर। तो एक सवाल कठिन नहीं है, अगर फोटो बना के दे देते ना तो सवाल बहुत आसान था, सवाल बहुत आसान था। सवाल में है क्या, शीट का फील्ड नहीं जानते हैं क्या, जानते हैं। रेखीय आवेश का फील्ड नहीं जानते हैं क्या, जानते हैं। कहां पर निकालना है सवाल में बताया है z बराबर 2 पर। ठीक है, अब उन्होंने इतनी भाषा लंबी चौड़ी भाषा लिख के बोला है तो अपन को पहले लैंग्वेज भाषा समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन की, उसका डायग्राम बनाओ, आंसर तो अपने आप आएगा, दौड़ के आएगा, आंसर जाएगा, आंसर की हिम्मत ही नहीं कहीं जाने की, उठवा लेंगे दिन दहाड़े आंसर को। तो 0-1 खेल जाओ। आ जाए गाली दे, क्यों आ जाए, गाली दे रहे हो, क्या कह रहा है, आ जाए। यस बेटा वेरी इजी। अगला सवाल, नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन तो नहीं, ऐसा कुछ है। एक समविभव पृष्ठ पर गतिमान एक धनावेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। बेटा बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मान लीजिए समविभव पृष्ठ है, कोई भी पृष्ठ समविभव पृष्ठ है ना, ये समविभव पृष्ठ है। ठीक है, ये हमने प्रश्न लिया समविभव पृष्ठ। तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको सिखाया था कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र हमेशा ही समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है, ये पता है। हाँ मास्टर, ये बात में पता है कि विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। ठीक है, अब हम एक आवेश को चला रहे हैं, इधर आवेश है, कोई गति कर रहा है, इधर गति कर रहा है ना, आवेश मान लीजिए इधर गति कर रहा है। तो आवेश का विस्थापन इधर और आवेश पर बल कहां लगेगा, इधर लगेगा, Q इंटू ई, Q इंटू ई। तो हम कार्य लिखें, कार्य बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, है ना। कार्य का जो सूत्र होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर और फिर वर्ग अपन लिख लेते हैं एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो बल जो भी बना रहे, विस्थापन जो भी बना रहे, कॉस थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सर थीटा 90 डिग्री क्यों, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है ना। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, थीटा बेटा 90 इसलिए देखो समविभव पृष्ठ है तो बल हमेशा इस समविभव पृष्ठ के, विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होगा। और हम आवेश को इधर चला रहे हैं तो ये तो विस्थापन की दिशा हो गई भाई साहब, ये किसकी दिशा है, ये विस्थापन की, और इस दिशा में लग रही है बल, बल लग रही है इधर। तो आप अपनी खुद की पर्सनल आंखों से देखो बेटा, पर्सनल आंखों से देखिए व्हाट इज एंगल बिटवीन बल एंड विस्थापन। तो बल और विस्थापन के बीच में बेटा एंगल 90 डिग्री है। तो समविभव पृष्ठ पर हम आवेश को चलाते हैं तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा, विद्युत बल रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, विद्युत बल रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ठीक है, इसीलिए तो शून्य हुआ कार्य। तो ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है, और एक्सप्लेनेशन भी सही है कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये मैंने लिखवाया था कॉपी में। तो ये वाला आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही बात है भाई। तो सवाल किस लिए होते हैं बेटा, जो चीजें हमने सीखी हैं उसकी प्रैक्टिस के लिए, उसकी प्रैक्टिस के लिए। अब भाई साहब ये वाला सवाल तो हम क्लास में करवा चुके हैं, याद है आपको, डन इन क्लास, डन इन क्लास। और वैसे भी ना देखो इसके अंदर कितना आवेश बंद है, तो छोटे वाले से, है ना। फ्लक्स गुजरने वाला किससे, C1 से, तो C1 के अंदर कितना आवेश बंद है 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स निकलने वाला C2 से, तो C2 मतलब बड़ा वाला, दिस इज C2 और दिस इज C1 ना, C1 C2 नाम है कुछ नहीं। तो C2 के अंदर कितना आवेश बंद है 3-2-5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये अनुपात आ जाएगा 2:5, 2:5, है ना। वैसे भी हम क्लास में करवा चुके हैं। अब देखो सुनना, ध्यान से सुनना, फिर से थोड़ा सा ठीक सवाल, है ना। ठीक सवाल इन द सेंस हमने वो सवाल छोड़े हुए, सवाल तो सभी आसान आते हैं एग्जाम में, वो सवाल छोड़े जिनमें कहीं 11th का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना। मींस में ऐसा कम ही होता है, एडवांस में और ज्यादा होता है, 11th के कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज होते हैं। बी केयरफुल। आओ मान लीजिए एक समान रूप से आवेशित दीवार। अब एक समान रूप से आवेशित दीवार को हम शीट मान सकते हैं बेटा, क्या मान सकते हैं, शीट। विद्युत क्षेत्र प्रदान करता है ना, दीवार है, ठीक है, उसकी, है ना, ये एक समान रूप से आवेशित दीवार है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे ही दे दिया। सोचना ही नहीं है कि सीट है कि प्लेट है, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, सीधा विद्युत क्षेत्र दे दिया है। अब देखो 2 ग्राम द्रव्यमान का एक आवेशित कण 20 सेंटीमीटर लंबे रेशम के धागे से लटकाया गया है। किससे लटकाया बेटा, रेशम के धागे से लटकाया गया है, और दीवार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रहता है। तब कण का आवेश 1/√x माइक्रो कूलम हो, जहां x का मान इतना है। तो फोटो बना, फोटो मेन चीज क्या, फोटो। तो हमने कहा ये हमारी दीवार है, ये का से हमारी दीवार, और रेशम के धागे से, दीवार रेशम के धागे से हमने क्या किया है, लटका दिया है। किसको, एक आवेश को, एक कण है जिस पर आवेश है, ठीक, आवेश भी द्रव्यमान है। इस तरीके से इसकी दूरी कितनी दी गई भाई साहब, भाई साहब इसकी दूरी दी गई है पाईजान, पाईजान की दूरी दी गई है 20, और ये वाली दूरी कितनी दी गई है भाई साहब, ये दी गई है बेटा 10। एम आई राइट। दीवार से दूरी कितनी दी गई 10, और रेशम के धागे की लंबाई कितनी है बेटा 20 है। रेशम के धागे की लंबाई कितनी है बेटा 20 है। अब देखो कौन कौन से बल लगेंगे। ये दीवार है, दीवार का विद्युत क्षेत्र आपको दिया गया है ना, ये दीवार है, एक समान आवेशित दीवार है, इसका विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा, ई का मान हमें दिया गया है। तो अगर इस पर आवेश हम क्यू मान लें तो इस पर बल एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का कितना लगेगा, क्यू, बल कितना लगेगा बेटा, क्यू, बल कितना लगेगा, क्यू। सर क्यू इधर भी तो लग सकता है ना, इधर लगेगा तो इससे चिपक जाएगा है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इधर मानी है, इधर सर इधर क्यों नहीं मानी, इस तरफ हमने इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मानेंगे तो इस तरफ बल लगेगा, इस तरफ बल लगेगा, तो ये दीवार से दूर नहीं होगा, चिपक जाएगा दीवार से, भाई चिपक जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो ये धनावेश है, इस पर बल कहां लगेगा बेटा, इस तरफ लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और कौन सा बल लगेगा, पाईजान। तो पाईजान यहाँ पर इसका कुछ द्रव्यमान है तो भार लगेगा mg, भार लगेगा mg,
है ना। ये न्यूटन की गति का नियम 11वीं क्लास का अध्याय। और ये क्या है सर, ये लस्सी है। लस्सी नहीं होता है, रस्सी होता है, पगली लस्सी है, रस्सी है, रस्सी, ये रस्सी है बेटा। रस्सी में कौन सा बल आ जाता है सर, रस्सी में आता है तनावल। रस्सी में कौन सा बल आता है मित्रों, रस्सी में तनाव बल आता है, तो इसमें रस्सी में आ गया तनाव बल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई 11वीं क्लास, रस्सी में आ गया भाई साहब तनाव बल। ठीक है, हम इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, इस एंगल को मान लेते हैं कितना थीटा, हम थीटा का मान निकाल सकते हैं, हमें दो भुजाएं पता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, कर्ण पर के दाढ़ी से, हाँ, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो ये भुजा तो आधार हो गई 90 डिग्री के सामने कर्ण, तो कर्ण कितना 20 सेंटीमीटर, और लंब ये वाली भुजा होगी, लंब कितना 10 सेंटीमीटर, ये यो गयो, तो ये मान कितना आ गया 1/2, अर्थात थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री। ठीक है, जरूरत पड़ी तो हम थीटा का मान लिख लेंगे। अब देखो भाई ये एक दिशा में है, ये वाई दिशा में, टी के हम घटक कर लेते हैं, तो टी के हम दो घटक करेंगे, तो घटक करने के लिए एक घटक इधर आएगा, एक घटक इधर आएगा, दो घटक हो गए, एंगल एंगल खेलो, ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा सर, किस लॉजिक से, हमने कहा एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, तो ये वाला घटक क्या हो जाएगा टी cos थीटा, और ये वाला घटक हो गया टी sin थीटा, टी sin थीटा। अब बल संतुलन का समीकरण बनाते हैं, आगे वाला बल बराबर पीछे वाला बल, इस संतुलन में है आवेश, आवेश किसमें, संतुलन में, तो हम क्या लिखेंगे, पहला समीकरण टी sin थीटा इज इक्वल टू QE, दूसरा समीकरण लिखेंगे टी cos थीटा इज इक्वल टू mg, ऊपर वाला बल टी cos थीटा, नीचे वाला बल mg, ऊपर वाला बल बराबर नीचे वाला बल। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, हमें आवेश चाहिए तो हम सबसे पहले इसका भागाकार कर देंगे, तो यहाँ से टी से टी उड़ी बाबा, टी से टी उड़ी बाबा, तो ये हमारे पास क्या बचा है, tan थीटा, tan थीटा, थीटा का मान कितना 30 डिग्री, यही रख देता हूँ। QE, Q कितना है, Q हमें निकालना है, E का मान कितना दिया है 2 × 10⁻⁴, M का मान कितना दिया गया है, 2 ग्राम की बॉल है, 2 ग्राम की, 2 × 10⁻³ किलोग्राम, है ना, ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे, G का मान कितना हो गया है 10, 10 तो 10 हो गए सर, 2 से 2 उड़ी बाबा, 2 से 2 उड़ी बाबा, tan 30 की वैल्यू मेरे गाँव में होती है 1/√3, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये Q इंटू ये 10⁻² 10⁻6 आ गया, 10 कितना आ गया 6, तो यहाँ से बेटा हम Q का मान लिखना चाहें तो Q का मान इज इक्वल टू कितना आया 1/√3 इंटू ऐसा, तो Q इज इक्वल टू कितना आ गया 1/√3 10⁻⁻6, है ना, 10⁻⁻6, तो Q इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/√3 माइक्रो कूलम। अब हमारा जो आंसर आया है दैट इज 1/√3 माइक्रो कूलम, ये क्या कह रहे हैं 1/√x माइक्रो कूलम, तो x का मान तुलना कर लो, 1 की जगह 1 है, माइक्रो कूलम की जगह माइक्रो कूलम है भाई साहब, माइक्रो कूलम है, रूट की जगह रूट है, x का मान 3 आ गया, x का मान कितना आ गया 3। तो देखो कई बार बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर हमसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो बेटा जैसे ये सवाल है, अगर आपका 11th कमजोर है, 11th आपको नहीं आता है, तो बेटा हम 12th में कितना भी घिसते कितना भी पढ़ा दें, आप ये सवाल नहीं बना पाओगे, और इसमें बेटा हम कुछ कर भी नहीं सकते, हम 12th का ही पढ़ा सकते हैं ना, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता देंगे, चार्ज के बारे में बता देंगे, विभव के बारे में बता देंगे, बट टेंशन mg, है ना, बल संतुलन का समीकरण, ये 11th क्लास का पार्ट है, और मैंने आपको बोला कि 11th क्लास के पहले मैकेनिक्स के टॉपिक तो कंप्लीट कर ही लेना बेटा। अब जैसे आप मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो या डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, डीपीपी में सवाल आया, आपको 11th नहीं आता है, आप कहोगे हमारा मास्टर पगला है, पता नहीं क्या पढ़ाता, हमने सवाल बना ही नहीं पाया, हमको ये सवाल समझ ही नहीं आया, हमसे सवाल हुआ ही नहीं है, तो बेटा अगर 11th वीक होगा तो कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आप नहीं बना पाएंगे, इसीलिए मैंने ऐसे सवाल होमवर्क में आपको दिए ही नहीं, है ना, जिन सवालों में भी ना 11th का यूज आ रहा है या सोचने वाले सवाल है वो मैंने बचा रखे कि मैं बताऊंगा उनको क्लास में। अब इन सवालों को आप एक बार फिर से, जो आपको समझना है, जो आपको सवाल कठिन लगे, उनको एक बार फिर से घर पे जाके सॉल्व करना, यही तरीका होता है पढ़ने का। कितने लोग टच में चल रहे हैं, कितने लोगों को सवालों में मजा आ रहा है, एक बार थम्स अप समझाऊं मुझे, मर्द हो गए बेटा, ये सवाल मैं करवा चुका हूँ, है ना, इतना सेंटीमीटर त्रिज्या के परमाणु के नाभिक में विद्युत प्रभाव V इज इक्वल टू कितना होता है KQ/R होता है, तो K नाभिक परमाणु क्रमांक कितना है 50, इसका मतलब 50 प्रोटॉन है, नाभिक के बारे में जानते हैं ना 50 प्रोटॉन है, तो Q का मान कितना हो गया 50 E, है ना, प्रोटॉन है ना, तो प्रोटॉन का जो आवेश कितना होता है E होता है, तो कुल आवेश कितना हो गया, तो प्रोटॉन कितने हैं 50 इंटू E, जिसे अपन जेडी कह लेते हैं, नाभिक में कितना आवेश होता है जेडी 50 E डिवाइडेड बाय R, ठीक है, R का मान आपको दिया है, K का मान आप जानते हैं, E का मान भी आप जानते हैं, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। शाबाश बेटा शाबाश, ठीक है, चलो कोशिश करो। अगला सवाल देखो, अब देखो ये वाला सवाल आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था, सोनू सिंह मेरा 11th गुड है, वेरी गुड, तो बेटा आप समझ रहे होगे, आप मजे ले रहे होगे, फिर सवालों के फिर आप मजे ले रहे होगे, ठीक है, जिसको समझ होती है मजा उसी को आता है। जैसे मैं कभी फुटबॉल नहीं खेला, मुझे फुटबॉल के रूल भी नहीं पता है, तो मैं कभी फुटबॉल देखता हूँ बोर हो जाता हूँ कि पता नहीं क्या चल रहा है, फॉरवर्ड हो गया, ऑफसाइड हो गया, पता नहीं ऐसा वैसा फील ही नहीं आती, लेकिन वही अगर क्रिकेट मैच चल रहा होता है ना तो मजा आता है, क्योंकि क्रिकेट की पूरी समझ है हमको, हमें इंटरेस्ट है उसमें, तो जब क्रिकेट मैच आता है ना तो अपनी जगह से कभी टॉयलेट भी जाना होता है ना तो बैठ रहते हैं, तो कोई ओवर देख लें उसके बाद जाएगा टॉयलेट, इतना मजा आने लगता है मैच देखने में। फुटबॉल चल रहा होता है, हमको नियम नहीं पता, मैं कह रहे यार चलो चाय पीने चलते हैं, क्या बकवास चल रहा है ऐसा, तो मजा तभी आता है जब आपको ज्ञान होता है। दो आवेश Q व 3Q वायु में r दूरी पर स्थित हैं, Q आवेश से x दूरी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य है, तो x का मान क्या होगा, देखो दो समान प्रकार के आवेश हैं QQ, दो समान प्रकार के आवेश हैं QQ, तो विद्युत क्षेत्र कहाँ बीच में होगा, मतलब कहाँ पर शून्य होगा, ये आवेश कितना है Q, ये आवेश कितना है 3Q, तो विद्युत क्षेत्र बीच में ही शून्य होगा। याद करो कॉन्सेप्ट, अगर विपरीत आवेश होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो छोटे वाले आवेश की तरफ विद्युत क्षेत्र या बल शून्य होता है, छोटे वाले आवेश की तरफ विद्युत क्षेत्र या बल शून्य होता है जब विपरीत आवेश होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कॉन्सेप्ट सिखाया था। यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव है, मान लीजिए इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र शून्य है, जो यहाँ से कितनी दूरी पर है r दूरी पर, इस पॉइंट को मैं बोल लिया a, इसको मैं बोल लिया b, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य कैसे हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसका विद्युत क्षेत्र इधर ev, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसका विद्युत क्षेत्र इधर कितना Ea, अब इनको शून्य होने के लिए हम क्या कह देंगे, Ea बराबर Eb हो जाए, Ea बराबर Eb, तो Ea का मान KQ अपॉन दूरी का वर्ग r², एक K आवेश कितना 3Q और दूरी कितनी है बेटा, तो इनके बीच की कुल दूरी r है, अच्छा r कुल दूरी बोलिए, r कौन सी दूरी बोलिए, तो हम इसको मान लेते हैं कि आवेश छुटका Q से x दूरी पर,
आवेश छोटा q से x दूरी पर, सवाल में भी x बोला है, आवेश q से x दूरी पर, आवेश छोटा q से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना है? 0 है। टोटल दूरी कितनी है बेटा? ये r है। तो भाई साहब ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? पाई जाने वाली दूरी कितनी हो जाएगी? तो ये वाली दूरी हो जाएगी कैपिटल R माइनस x, कैपिटल R माइनस x। तो बेटा ये वाली दूरी तो x स्क्वायर है, ये कैपिटल R माइनस x का होल स्क्वायर है। काटा कूटा मचाओ, k q गया, रूट ले लो तो 1/x इज इक्वल टू √3/r माइनस x। वैसे प्लस माइनस साइन आएगा, लेकिन आपको कौन सा साइन लेना है? सिर्फ प्लस वाला। x का मान निकाल देना बेटा, यहाँ से x का मान ले लेना, आंसर आ जाएगा। ये ऐसे अपन ने काफी सवाल किए हैं क्लास में, काफी सवाल अपन ऐसे किए हैं क्लास में। एक्स वाई निर्देशांक निकाय के मूल बिंदु 0,0 पर 10⁻⁻⁶ माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है। दो बिंदु P और Q क्रमशः √3, √6,0 मीटर पर स्थित है। तो बिंदु P और Q के बीच का विभव अंतर। ऐसा ही सेम सवाल अपन ने कल किया था, डीपीपी में भी सवाल रहा होगा, उसमें शायद √2 और 2 था, सेम सवाल किया था भाई, और वैसे ही सवाल आ गया था 24 में सीधे नोट से उठ के। तो देखो बिंदु कहाँ पाए जाएंगे? एक बिंदु ये रहा अपना √6,0, दूसरा बिंदु कहाँ है? यहाँ पर कहीं है √3,√3। आवेश कहाँ रखेला है? आवेश रखेला है बेटा यहाँ पर। हाउ मच? इट इज 10⁻⁻⁶ कूलम, 10⁻⁻⁶ माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इस दूरी को हमने मान लिया बेटा r1, और इस दूरी को हमने क्या कह दिया बेटा? ये वाली दूरी है r2। r1 r2 के मान अपन निकाल सकते हैं। दो बिंदु P और Q क्रमशः, तो ये वाला बिंदु P है, ये वाला बिंदु Q है, ये वाला बिंदु Q है। तो विभव एट बिंदु P क्या लिखेंगे आप? तो K आवेश कितना है? Q, इसको हम Q मान लेते हैं, KQ अपॉन दूरी, दूरी कितनी? r2, दूरी कितनी है? r2। ऐसे ही देखो बेटा VQ अपन क्या लिखेंगे? KQ, दूरी कितनी है? r1, दूरी कितनी है बेटा? r1। हमें इन बिंदुओं के बीच का विभव अंतर निकालना, मतलब इनके विभव का अंतर। ये हमने विभव लिखा है, ये भी विभव है, विभव का अंतर लेना है VP माइनस VQ, VP माइनस VQ। तो अंतर लेंगे तो इनको घटा दो, तो KQ बेटा कॉमन आ जाएगा, मतलब चलो r2 माइनस KQ/r1। बेटा घटाना तो जानते हैं ना? हाँ सर घटाना भी जानते हैं हम, और तुम तो सोच रहे हो नहीं, घटाना भी जानते हैं और जोड़ना भी जानते हैं, जोड़ना। और कॉलेज अगर जाओ ना तो भाई पटाना भी सीख लेना, है ना? नहीं तो प्रोफेसर्स को, मतलब कॉलेज में, मतलब जो IIT NIT होते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, इनमें प्रोफेसर ही पेपर बनाते हैं और वही चेक करते हैं। अगर आपने प्रोफेसर को पटा लिया, मतलब दोस्ती कर ली, या आपने उनकी नज़र में अच्छा इमेज बना लिया, तो आपका ना परसेंटेज 10% से अपने आप बढ़ जाता है। 60 आ रहा होगा तो 70 आ जाएगा, 70 आ रहा होगा तो 80 आ जाएगा भाई, है ना? ऐसे तो घटाना भी आना चाहिए। और जब कॉलेज में पहुंचो तो बेटा, हाँ चलिए बेटा ये निकाल लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। r1 r2 के मान तो ज्ञात करना आता ही आपको? हाँ सर आता है। अब देखो भाई साहब, ये सवाल भी बेटा मैं करवा चुका हूँ क्लास में, है ना? डन इन क्लास, बताने की जरूरत नहीं है। अब तो कोई बोल ही देगा हाँ सर है, परावैद्युत वाला माध्यम है, लगने वाला बल होगा। तो कोशिश करना भाई, आसान सवाल है, क्लास में हमने करवाया है। ये वाला भी सवाल हमने क्लास में करवाया है ना? नोट्स में देखना, एक बार नोट्स में देखना, है ना? जो अपन फोटो बनाते हैं ना, ये एक्स, मैंने करेक्शन भी करवाया था कि ये एक्स है ना? एक्स आई कैप करेक्शन भी करवाया था। फोटो बनाना फिर करना, आवेश निकालना है, निहित आवेश, है ना? तो ये वाला सवाल भी बेटा मैं क्लास में करवा चुका हूँ। हाँ ये सवाल देखो, ये सवाल देखो, धनावेशित कणों की एक धारा, धारा मतलब पुंज, बीम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा? बीम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? देखो नहीं पता है तो आपके नोट्स में लिखा होगा, आपने किया होगा, उसमें सॉल्यूशन देख लेना यार एक बार, PDF आपके पास होंगे, कुछ तो मेहनत करो यार। हम एक सवाल 2 बार या एक सवाल 3 बार करने की बजाय एक सवाल को 3 बार करो, अच्छा 3 सवाल कर लेना, तो हमारे पास ज़्यादा वैराइटीज आ जाएंगी। अब देखो वो हम करवा चुके हैं, ये हम नहीं करवाएंगे तो अभी आप नहीं कर पाओगे इसको, क्योंकि इसमें 11th क्लास का कॉन्सेप्ट भी मिक्स है। जिन बच्चों का 11th क्लास अच्छा होगा वही कर पाएंगे सवाल को। तो आइए, जिसका Q/m 2 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम है, वेग V0 = 3 × 10⁻, इतना है। दिशा देखते चलना भाई, वेग x दिशा में है ना? विद्युत क्षेत्र किस दिशा में? हाँ विद्युत क्षेत्र j कैप में, द्वारा विक्षेपित होता है। विद्युत क्षेत्र x अक्ष के अनुदिश 10 सेंटीमीटर के किसी क्षेत्र में उपस्थित है, 10 सेंटीमीटर के किसी क्षेत्र में उपस्थित है। विद्युत क्षेत्र के कारण y दिशा में आवेशित कणों का विक्षेप क्या है? आवेशित कणों का विक्षेप। तो बेटा बड़ा आसान सवाल है, जो हमने प्रक्षेप गति पढ़ते हैं ना 11th क्लास में, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति, बस उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है सवाल। विद्युत क्षेत्र किस रीजन में लगा हुआ है बेटा? 10 सेंटीमीटर में x दिशा के अनुदिश, इस रीजन में विद्युत क्षेत्र, इसके बाद विद्युत क्षेत्र नहीं है। ये वाली दूरी कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। हमने आवेशित बीम को, है ना, जो आवेश है उसको इधर भेजा, इस दिशा में किस चाल से? V0 चाल से, V0 चाल से। विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है, विद्युत क्षेत्र x अक्ष के अनुदिश 10 सेंटीमीटर के, हाँ है ना? विद्युत क्षेत्र इतने में ही है बेटा 10 सेंटीमीटर, लेकिन है कहाँ? ऊपर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा कहाँ है? ऊपर है, ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ही है 10 सेंटीमीटर में। इसके बाद E नहीं है, E = 0 बेटा, इधर भी E नहीं है, इधर भी E = 0, यहाँ पर E नहीं है, यहाँ पर भी E नहीं है, इस रीजन में E कहाँ है? सिर्फ इतने में। तो देखो कण ऐसे जाएगा, कण ऐसे जा रहा है, ध्यान से समझना, बहुत आसान सवाल, बहुत आसान सवाल। अब विद्युत क्षेत्र कहाँ है? ऊपर, ऊपर इन दी एयर। विद्युत क्षेत्र कहाँ है बेटा? ऊपर, ऊपर इन दी एयर। तो इस कण पर बल कहाँ लगेगा? विद्युत क्षेत्र कहाँ बल लगाएगा? इस कण पर तो हम कहेंगे ऊपर की ओर बल लगाएगा। विद्युत क्षेत्र कहाँ बल लगाएगा? ऊपर की ओर बल लगाएगा। तो अब देखो x दिशा में कोई बल है क्या? तो हम कहेंगे नहीं, x दिशा में कोई बल नहीं है। तो अब अपन क्या करेंगे? x दिशा के लिए अलग खेलेंगे, y दिशा के लिए अलग खेलेंगे। x दिशा के लिए अलग खेलेंगे, इधर x दिशा के लिए खेल लेते हैं और यहाँ y दिशा के लिए खेल लेते हैं। दोनों दिशाओं में गति हो रही है ना? जैसे प्रक्षेप गति में दोनों दिशाओं में गति होती थी, x में भी y में भी, तो हम x में अलग खेलते थे, y में अलग खेलते थे। ओके, यस यस मास्टर। तो देखो x दिशा में कोई बल है क्या? तो आप कहेंगे नहीं, x दिशा में कोई बल नहीं है। x दिशा में कोई बल नहीं है तो x दिशा में कोई त्वरण नहीं होगा, कोई त्वरण नहीं है, बल के कारण ही त्वरण आएगा। y दिशा में कोई बल है क्या? Fy, y दिशा में कोई बल है क्या? हम कहेंगे यस, इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है y दिशा में। तो y दिशा में त्वरण कितना हो जाएगा? तो f की जगह हम क्या लिखते हैं? m, f बराबर m, और y क्यों लगा दिया? क्योंकि हम y दिशा की चर्चा कर रहे हैं। f की जगह m लिखा है, f की जगह m और y दिशा में, और ये कितना होता है? q होता है। तो जो त्वरण होगा बेटा y दिशा में वो कितना हो गया? q/m। तो y दिशा में त्वरण है, x दिशा में कोई त्वरण नहीं है।
तो x दिशा का जो वेग है vx, ठीक vx वो नियत रहेगा। क्यों नियत रहेगा? क्योंकि सर x दिशा में त्वरण नहीं है, वेग को कौन बदलता है? त्वरण, एक्सेलरेशन। देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन। तो vx नियत रहेगा, तो x दिशा का प्रारंभिक वेग कह लो, अंतिम वेग कह लो, ये नियत रहेगा v0 पर, है ना। जैसे प्रक्षेप गति में भी x दिशा का वेग नियत रहता है, u cos थीटा, याद करो x दिशा के वेग का घटक नियत रहता है। ये सवाल बेटा उनके लिए ही है जिनको 11वीं का थोड़ा बहुत आता है, 11वीं का आता है, उनके लिए ही है ये सवाल। चलिए ये हो गया। अब हमें बताना है कि विद्युत क्षेत्र के कारण y दिशा में कण कितना विस्थापित हो जाएगा। तो कण कैसे चलेगा, किस रास्ते पे चलेगा कण? तो हम कहेंगे जो कण है, ये जो कण है वो यहाँ से बल ऊपर की ओर लग रहा है, तो इसका रास्ता कुछ ऐसे होगा, ऐसे। इसका कुछ विस्थापन y दिशा में हो जाएगा, ये y दिशा का विस्थापन। तो y दिशा का मैं विस्थापन लिखूं, जैसे लिखूं s y इज इक्वल टू u बाई इंटू टी प्लस हाफ a बाई इंटू टी स्क्वायर। तो s बाई y दिशा का विस्थापन, y दिशा के विस्थापन को मान लिया y दिशा का प्रारंभिक वेग कितना है? 0। ये तो बेटा त्वरण आ गया y दिशा का। y दिशा में प्रारंभिक वेग कितना है? u बाई। तो सर u बाई बराबर है 0। कैसे? हमने कहा देखो कण को जो वेग दिया गया ना प्रारंभ में, वो x में दिया गया है, x में, है ना, देखो लिखा है x दिशा में वेग दिया गया कण को ना, i कैप लिखा है। x दिशा में वेग दिया, इसका मतलब y दिशा का वेग 0 है। y दिशा का वेग कितना है? 0। इस देर एनी समस्या? आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है क्या बेटा? अनुपम कुमार पीछे वाला सवाल करवा दूंगा बेटा, कल फिर करवा दूंगा, कोई बात नहीं करवा दूंगा बेटा, ठीक है। तो इंटू टी प्लस हाफ ए बाई का मान हमारे पास है, हम लिख देंगे ए बाई इंटू टी स्क्वायर। अब ए बाई का मान तो भाई साहब हमारे पास ये रहा है ना, हमें ई का मान क्यू बाई एम सब का मान दिया हुआ है, हम मान निकालेंगे। टी कौन सा समय? तो टी समय है इसको पार करने में लगा समय। टी समय क्या है बेटा? ये एक्स दिशा में 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ जाने में लगा समय, यहाँ से यहाँ जाने में लगा समय। तो समय हम एक्स दिशा की गति से निकालेंगे, जैसे एस एक्स है, इसको अपन लिखेंगे यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो एक्स दिशा का त्वरण तो 0 है, तो एक्स दिशा का विस्थापन एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिख लेगा? यू एक्स इंटू टी, यू एक्स दिशा का इंटू टी, और एक्स दिशा का त्वरण 0 है तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो x दिशा x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी हो गया भैया। x दिशा का विस्थापन 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। u का मान कितना? 3 इंटू 10 टू दी पावर 7 सवाल में दिया गया, इंटू टी। तो t का मान कितना हो गया? 10 इंटू 10 टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू दी पावर 7। तो जो समय हमें मिला है ये मिला 10/3 इंटू 10 टू दी पावर -9 -9 सेकंड्स। इतना समय लगेगा, ठीक है, इसको पार करने में इतना समय लगेगा, है ना। ये जो रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको पार करने में इतना समय लगेगा। यस बेटा, प्रक्षेप गति का ही कॉन्सेप्ट है। सवाल अच्छे कैसे बनते हैं? एक टॉपिक में दूसरा टॉपिक घुसा देते हैं, और कई बार बच्चे ऐसा पूछते हैं कि सर हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो तो हम वो कर ले तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। हमने कहा इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में कुछ नहीं होता है। आपने मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत अच्छे से पढ़ा, प्रक्षेप गति छोड़ दी, नहीं पढ़ी कि सर हम वो नहीं करेंगे, आप कितने अच्छे से भी कर लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सवाल नहीं कर पाओगे फिर, इसलिए आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। ये हमें समय मिल गया। यस, बहुत सारे बच्चों को ये सवाल समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तुम्हें 11th नहीं आता होगा। मैंने आपसे हाथ जोड़ के सविनय विनम्र निवेदन किया था कि भैया अभी टाइम है, 11th का बैकलॉग क्लियर कर लो। सुनते कहाँ हो? 1/2 y दिशा का विस्थापन ax इंटू टी स्क्वायर। अब देखो ax नहीं भाई, a बाई इंटू टी स्क्वायर, ये y दिशा का विस्थापन था। तो a बाई की वैल्यू कितनी? अरे इधर a बाई की वैल्यू कितनी? q अपॉन m इंटू e। q अपॉन m का मान सीधे दिया, इसलिए मैंने q अपॉन m को एक साथ लिख लिया। q अपॉन a इज 2 इंटू 10 टू द पावर 11, और e का मान 1.8 किलो वोल्ट है ना। kV का मतलब हो गया बेटा किलो वोल्ट, ये 1.8 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट पर मीटर, है ना। k का मतलब होता है बेटा किलो, है ना, किलोमीटर होता है। तो a बाई, इसका मान फिर मैं भूल गया कितना था यार, 2 इंटू 10 टू द पावर 11, राइट, यस, 2 इंटू 10 टू द पावर 11, e का मान 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 3, ठीक है। ये ए वाई का मान आ गया। तो वाई का मान कितना आएगा बेटा? 1/2, तो गुणा करोगे 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 14 इंटू टी स्क्वायर बोले तो 10/3 इंटू 10 टू दी पावर -9 इसका होल स्क्वायर, टी स्क्वायर। अब आपको बेटा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बेटा करना है ना। कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर होगा भैया आंसर सीखो। यस बेटा, सॉल्व कंप्लीट करते चलो। और आप बेटा अभी परेशान मत होना, है ना। धीमे धीमे आप अगर लगे रहोगे, कोशिश करते रहोगे तो सीखते जाओगे। अब जैसे इसमें से जितने सवाल आपने समझ लिए, अच्छी बात है। जो सवाल समझ नहीं आए उनको एक बार फिर से देखना, यही तरीका होता है सीखने का, है ना। आप चाहो तो मैं कुछ ये सवाल बता देता हूँ, जैसे इस सवाल को नोट्स में लिख लेना। जैसे मैं कहता हूँ ना कि PYQ है, नोट्स में मत लिख लेना, तो ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, इसको नोट्स में लिख लेना, ठीक है। और 1-2 सवाल हैं, इसको मत लिखना, ये लपूसा है, इसको नोट्स में लिख लेना, नोट्स में। और कोई है नोट्स में लिखने लायक सवाल? नहीं, और कोई नहीं है। आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हैं, है ना। और सवाल नहीं लिखना है नोट्स में, PYQ को नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेटा और जो सवाल बच्चे उनको आप ट्राई करना घनघोर तरीके से। इस सवाल की बात आप कर रहे हैं तो ये मैं करवा दूंगा एक बार फिर, आज तो समय हो गया, है ना। एक बार और देखना, मैंने करवाया ये सवाल, इसमें सवाल में है कुछ नहीं। आप जब फोटो बनाने जाओगे ना तो ऐसा घन बन जाएगा, है ना। इस सवाल में मुझे लगता है कि इस सवाल में और इस सवाल में कोई फर्क नहीं है ज़्यादा। इस सवाल में और कहाँ गया पागलू, ये वाला सवाल और वो वाला सवाल। कौन सा? ये वाला सवाल देख लिया ना, ये वाला सवाल देख लिया सर, ये वाला सवाल और ये वाला सवाल, इसमें कोई फर्क नहीं है, लगभग एक ही जैसे सवाल है, देखो वहां पर ई सदिश कितना दिया गया है? 2x आई कैप। यहाँ पर कितना दे दिया है? वहां पर 2x था, यहाँ पर E0 इंटू x दिया है, तो वहां आंसर संख्या में आ गया था। यहाँ E0 का मान अलग से दे दिया है, बिल्कुल वही सवाल है। फर्क क्या है कि उसमें फोटो बना दी है और इसमें फोटो नहीं बनाई है। तो जब सवाल में फोटो बना के दे देते हैं तो सॉल्व करना तुलनात्मक रूप से आसान हो जाता है, फोटो बना के दे देते हैं तो सॉल्व करना तुलनात्मक रूप से आसान हो जाता है।
और कई बार ना ये पूरा लैंग्वेज में लिख दिया है, भाषा में लिखा है कि देखो वहाँ पे भुजा की लंबाई 2 थी, यहाँ पे भुजा की लंबाई 2 है, ठीक है। वही सवाल है, कोई फर्क नहीं है बेटा, चवन्नी भर भी फर्क नहीं है, बस वहाँ फोटो दी है, फोटो नहीं दी है, इसलिए वो वाला आपने कर लिया होगा, ये वाला नहीं कर पाए। तो ट्राई करना बेटा, फोटो बना के घन ही बनेगा, है ना, x बराबर a, y बराबर a, z बराबर a, तो बेटा घन बनेगा ये ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, x दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड x दिशा में, इधर E2 और इधर E1, x के साथ बदल रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर E1 इधर E2, एरिया वेक्टर इसका इधर, इसका एरिया वेक्टर इधर, यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स ∅2 कहना, यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स ∅1 कहना, ठीक है। तो आपको फाई नेट मिलेगा, फाई नेट क्या लिखोगे बेटा, ∅1 + ∅2, ∅1 + ∅2। अब हमें परिबद्ध आवेश निकालना है, आवेश, तो इसकी जगह अपन क्या लिख लेगा, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई नेट की जगह, और इसकी वैल्यू तो आप निकाल ही चुके होगे, है ना, ∅1 ∅2। अब ट्राई करना बेटा, ये मैंने हिंट दे दिया, दिस इज हिंट, है ना, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है इन दोनों सवालों में, बस एक में फोटो दी है और एक में फोटो नहीं दी है, एक में फोटो दी है, एक में फोटो नहीं दी है, बस दिस इज द डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं। चलो और कुछ सवाल ना कोशिश करना भाई, कोशिश करना, हम और होमवर्क देगा कुछ, है ना, ये वाले होमवर्क अभी बचे हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, और होमवर्क देंगे। अब आप ज्यादा क्वेश्चन कर लो, ज्यादा क्वेश्चन कर लो, तो अब धीमे धीमे अपन जैसे थोड़े बड़े होते जाएंगे ना, समझते जाएंगे, फिर अपन एडवांस के क्वेश्चन पे चलेंगे, एडवांस के क्वेश्चन पे चलेंगे धीमे धीमे, है ना। हम सीधे एडवांस के क्वेश्चन पे ले जाकर बैठा देंगे आपको, तो कई बार हो सकता है आप हार मान जाओ कि आई ऐसा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन बेटा एडवांस में आसान भी होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लिटरली डिफिकल्ट भी होते हैं। जो चीजें बता रहे हैं आप अगर वो सीख रहे हैं तो बेटा एडवांस में क्लियर कर जाएंगे आसानी से, आसानी से। मन लगा के दिल लगा के, मन लगा के दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।